गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का बीआरबीएल इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में। मॉड्यूल डी पर हमारी बातचीत चल रही थी और मॉड्यूल डी में कंपनीज एक्ट के बहुत छोटे छोटे हिस्से दिए गए, मतलब उनपे छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए जिन पर हमारी एक एक करके बातचीत हो रही है। आज उस हिस्से पर जो हमारी चर्चा होगी वो टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस पर होगी। आज जो बातचीत करेंगे उसमें हम देखेंगे प्रोस्पेक्टस है क्या, सबसे पहले इस पर हमारी बातचीत होगी। और जो 4 प्रकार के प्रोस्पेक्टस आपके सिलेबस में उस पर हम बातचीत करेंगे। सेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस और अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, इन पर हमारी एक एक करके बातचीत होगी। लास्ट ईयर प्रोस्पेक्टस से क्वेश्चंस बने हैं। प्रोस्पेक्टस से हर साल 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। इस टॉपिक को बहुत इत्मीनान से देखिएगा। सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मेरी आपसे बातचीत हो रही है। आपके बीआरबीएल में मॉड्यूल ए बी सी डी, इन चारों ही मॉड्यूल में जितनी भी यूनिट्स हैं उनमें जहां कहीं भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर एक एक करके मैं बातचीत कर रहा हूं। तो ये पूरी सीरीज ही आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की है। अगर ये पूरी सीरीज आप लगातार देख रहे हो तो आपका कॉन्सेप्ट इस विषय पर बहुत ठीक से क्लियर हो जाएगा, जिस पर आपके एमसीक्यू बहुत आसानी से हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है क्योंकि अब कॉन्सेप्चुअल पेपर बहुत अच्छे बन रहे हैं। इसलिए इसको देखिए। इसके बाद हम आपके साथ एमसीक्यू सीरीज की भी शुरुआत बहुत जल्दी करने वाले हैं। वो कब होगा हम इसी प्लेटफॉर्म से आपके लिए अनाउंस करते चलेंगे। ठीक है जी, इतनी बात। तो अब बातचीत करते हैं। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस होता क्या है। देखिए, प्रोस्पेक्टस की जो डेफिनेशन दी गई है वो कंपनीज एक्ट में, जो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 में, सेक्शन 2 अमूमन डेफिनेशन का सेक्शन होता है। सेक्शन 2 के सबसेक्शन 70 किसमें, ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में इसकी परिभाषा दी गई। क्या कहा गया है इसकी परिभाषा के अंतर्गत? तो पहले तो 2 प्रोस्पेक्टस का नाम ही लिखा गया है। एक है सेल्फ प्रोस्पेक्टस जो सेक्शन 32 में डिफाइन किया गया है। दूसरा है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 32 कह रहा हूं। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और सेल्फ प्रोस्पेक्टस को इसमें डिफाइन किया गया है। इसके अलावा देखिए, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और सेल्फ प्रोस्पेक्टस आपको यहाँ पर मिलते तो सारे के सारे सेक्शंस में आपको, लेकिन इन्हें वहां पर डिफाइन किया गया है। बहुत इत्मीनान से देखते चलिएगा भैया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो एक तो इसमें रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेक्शन 32 और सेल्फ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 31 में जो डिफाइन किया गया है उसकी चर्चा हुई है। इसके अलावा जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे आप पब्लिक के लिए सब्सक्रिप्शन इनवाइट करते हो, वो सारे डॉक्यूमेंट, चाहे वो कोई एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो कोई नोटिस हो, ये सबके सब प्रोस्पेक्टस के रूप में ही माने जाएंगे। मैं फिर से अब पूरी बात को एक साथ दोहरा रहा हूं। तो प्रोस्पेक्टस की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में दिया गया है। और उसमें लिखा है कि प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और सेल्फ प्रोस्पेक्टस। इनके दोनों के अलावा, यानी ये तो प्रोस्पेक्टस हैं ही, इनके अलावा ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स जिनसे पब्लिक को इनवाइट किया जा रहा है किसी कॉर्पोरेट का या किसी पब्लिक कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, ऐसे सारे डॉक्यूमेंट भी प्रोस्पेक्टस कहलाएंगे। अब वो डॉक्यूमेंट चाहे कोई नोटिस हो, चाहे कोई एडवर्टीजमेंट हो, चाहे कोई न्यूज़पेपर में आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, चाहे कोई सर्कुलर हो, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट भी प्रोस्पेक्टस ही माने जाएंगे। यानी सेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अलावा वो सारे डॉक्यूमेंट्स जिनका उद्देश्य है अपनी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को इनवाइट करना, पब्लिक को ऑफर देना, वो सारे डॉक्यूमेंट भी प्रोस्पेक्टस ही माने जाएंगे। चाहे वो कोई नोटिस हो, चाहे वो कोई एडवर्टीजमेंट हो, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई सर्कुलर हो, वो सबके सब क्या माने जाएंगे भैया, प्रोस्पेक्टस। यानी प्रोस्पेक्टस एक तरीके से आप इशू करते हैं, कोई पब्लिक कंपनी इशू करती है ताकि वो पब्लिक को इनवाइट कर सके अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। तो एक तरीके से प्रोस्पेक्टस इनविटेशन होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, prospectus means any document described or issued as a prospectus। कोई भी डॉक्यूमेंट जो प्रोस्पेक्टस के रूप में डिस्क्राइब किए जाते हैं या प्रोस्पेक्टस के रूप में इशू किए जाते हैं वो प्रोस्पेक्टस कहलाते हैं। जिनमें क्या है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेक्शन 32 में डिफाइन किया गया है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस जो सेक्शन 31 में किया गया है। इसके अलावा कोई भी नोटिस, कोई सर्कुलर, कोई एडवर्टीजमेंट या कोई और डॉक्यूमेंट जो इनवाइट करता है पब्लिक को आपके शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, परचेज करने के लिए, किसी कॉर्पोरेट बॉडी की सिक्योरिटीज को शेयर, उसके शेयर्स को सब्सक्राइब करने या परचेज करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट जो इनविटेशन की तरह इशू किया जा रहा है, वो सारे के सारे यहां पर क्या माने जाएंगे, प्रोस्पेक्टस माने जाएंगे। अब प्रोस्पेक्टस भैया आप कुल 4 प्रकार के यहां पर पढ़ते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के प्रोस्पेक्टस हैं? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जिसको सेक्शन 32 में लिखा गया है कंपनीज एक्ट में, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस जो सेक्शन 25 के अंतर्गत है, और अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। ये चारों प्रोस्पेक्टस हम एक एक करके ठीक से पढ़ेंगे, इनको ठीक से समझते चलिएगा। सबसे पहले मैं आपसे बातचीत कर लेता हूं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जो इंडियन कंपनीज एक्ट के सेक्शन, जो 2013 का कंपनीज एक्ट है उसके सेक्शन 32 में डिफाइन किया गया है। अब रेड हेरिंग का मतलब क्या होता है, इसको बहुत इत्मीनान से समझिएगा। पहले तो समझते हैं इसका नाम रेड हेरिंग पड़ा क्यों। देखिए, रेड हेरिंग एक मछली होती है, एक फिश हुआ करती है, जिसको अगर आप आग में गर्म करेंगे या भूनेंगे तो उसमें बहुत तीव्र सी स्मेल आती है।
इसके नाम की वजह मैं आपको बताऊं, इसकी बड़ी तीव्र सी स्मेल आती है जिससे हर कोई आकर्षित हो जाता है। जब भी कोई आप ऐसी बड़ी बड़ी इंटेंस सी कोई स्मेल अगर आपके नाक में पहुंचेगी तो आप निश्चित रूप से उस तरफ आकर्षित हो जाओगे। इसी वजह से इसका नाम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पड़ा। यानी इसका जो उद्देश्य है वो सब्सक्राइबर को अट्रैक्ट करना है। क्या होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये तो नाम की वजह मैं आपको बता रहा हूं। होता क्या है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? देखिए, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कोई कंप्लीट प्रोस्पेक्टस नहीं होता है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिसिंग होती हैं। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कब जारी किया जाता है? जैसे मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, वो अपनी कोई सिक्योरिटी बाजार में इशू करना चाहती है, आईपीओ बाजार में वो लाना चाहती है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि उसकी इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की बाजार में डिमांड कितनी होगी, कितने लोग इसको खरीदने के लिए तैयार होंगे, या वो उस शेयर को किस प्राइस में जारी करेगा वो ये तय नहीं कर पा रहा है। तो ना तो प्राइस वो उसकी फिक्स कर पा रहा है, ना ही उसको पता है कि मार्केट में डिमांड कितनी होगी। तो डिमांड हमें कैसे पता चलेगा? जब हम मार्केट में निकलेंगे, हम पूछेंगे भाई आप खरीदना चाहते हैं, आप खरीदना चाहते हैं कि नहीं खरीदना चाहते हैं। यानी अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट निकाल दे जिससे लोग अट्रैक्ट हो, तो हमें पता चल जाएगा वो खरीदना चाह रहे हैं कि नहीं खरीदना चाह रहे हैं। तो इसी वजह से रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को जारी किया जाता है। यानी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जो आपका फॉर्मल प्रोस्पेक्टस, कोई फॉर्मल प्रोस्पेक्टस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस नहीं है, फॉर्मल प्रोस्पेक्टस के पहले जारी किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है बाजार में डिमांड को पता लगाना और प्राइस को तय करना कि कैसे हम प्राइस को तय करेंगे, यानी कितनी प्राइस रखी जाएगी और कितनी डिमांड है। तो डिमांड को पता लगाने के लिए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है। एक बुक बिल्डिंग में इसका इस्तेमाल होता है। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कोई फॉर्मल प्रोस्पेक्टस नहीं होता है, ये एक इनफॉर्मल प्रोस्पेक्टस हम इसको कह सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोस्पेक्टस नहीं होता है। इसमें दो जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है। पहला, कितनी क्वांटिटी में शेयर जारी किए जा रहे हैं, उनकी क्वांटिटी इसमें नहीं होती है। दूसरा, किस प्राइस में आपके शेयर इशू किए जा रहे हैं, वो प्राइस इसमें नहीं होती। तो सवाल ऐसे ही बनता है कि कौन सा प्रोस्पेक्टस होता है जिनमें ये दो चीजें मिसिंग होती हैं, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स और प्राइस ऑफ शेयर्स, जिनमें दो चीजें नहीं होंगी, या जो कंप्लीट प्रोस्पेक्टस नहीं होता है जिनमें ये दो चीजें मिसिंग होती हैं। इस तरीके से भी सवाल बनेगा, तो इसको हम कहते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बुक बिल्डिंग के लिए या प्राइस डिस्कवरी के लिए जारी किया जाता है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बाद आपका एक कंप्लीट फॉर्मल प्रोस्पेक्टस भी इशू किया जाता है। ठीक है, तो ये इनकंप्लीट प्रोस्पेक्टस इसको हम कहते हैं, जिसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट मिसिंग है, प्राइस और क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटीज। देखिए, a red herring prospectus under the Companies Act 2013 is a preliminary version of prospectus। ये कंप्लीट prospectus नहीं बल्कि किसी prospectus का preliminary version है, filed by a company intending to raise capital through a IPO। जो फाइल करती है ऐसी कंपनी जो आईपीओ जारी करने जा रही है। Unlike a standard prospectus and RHP यानी red herring prospectus contains most of the information about the company's business operation, financial and risk, but exclude details on the price of the security and the number of shares being offered। तो इसमें सारी और आपको जानकारी मिलेगी कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी क्या काम कर रही है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, रिस्क कितना है, लेकिन उसमें दो चीजें एक्सक्लूड होती है, जो चीजें इस प्रोस्पेक्टस में शामिल नहीं होती हैं। उस सिक्योरिटीज की प्राइस, कितनी प्राइस पर ये जारी किया जा रहा है, और कितनी क्वांटिटी, नंबर ऑफ शेयर्स कितने ऑफर किए जा रहे हैं पब्लिक को, ये दो चीजें उसमें मिसिंग होती हैं। These details are finalized and added later just before the actual issuance of the securities। Section 32 of the Indian Companies Act deals 2013 deals with the red herring prospectus। तो अब ये जो आपकी दो चीजें मिसिंग है, जब ये फाइनल प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है तो उसमें ये ऐड कर दिया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है भैया? ये पता लगाना कि मार्केट में हमारे उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की डिमांड कितनी, शेयर्स की डिमांड कितनी है। यानी ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जारी किया जाता है। ये फाइनल प्रोस्पेक्टस नहीं होता है, इसके बाद फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा। इसमें ये दो चीजें मिसिंग रहती हैं। दूसरा है भैया सेल्फ प्रोस्पेक्टस। इसको डिफाइन किया गया है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 31 में। सेल्फ प्रोस्पेक्टस भी खूब पूछा जाता है, इसको भी ठीक से समझिएगा। देखिए, ऐसी कुछ कंपनीज होती हैं जिनको एक साल में एक से ज्यादा बार अपनी सिक्योरिटी इशू करनी पड़ सकती है। जैसे बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, या जो बहुत लार्ज कॉरपोरेशंस होती हैं, उनको एक से ज्यादा बार मार्केट में सिक्योरिटी इशू करनी पड़ती है। तो अब हर बार अगर वो सिक्योरिटी इशू करने के पहले प्रॉस्पेक्टस जारी करेंगे तो उनके लिए एक बड़ी लीगल प्रक्रिया, लंबी लीगल प्रक्रिया हो जाएगी। उनको एक सुविधा दी गई कि आप एक ऐसा प्रॉस्पेक्टस जारी कर दीजिए जिसकी वैलिडिटी थोड़े लंबे समय तक के लिए हो, और उस प्रॉस्पेक्टस को जारी करने के बाद आपको बार बार प्रॉस्पेक्टस जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप उसी एक बार प्रॉस्पेक्टस को इशू करके उसके बाद आप अपनी सिक्योरिटीज एक से ज्यादा बार जारी कर सकते हैं। यानी सब्सिक्वेंट सिक्योरिटीज आप जारी कर सकते हैं, लेकिन आपको बार बार प्रॉस्पेक्टस इशू करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ही प्रॉस्पेक्टस को हम शेल्फ प्रोस्पेक्टस, शेल्फ का मतलब ही होता है जीवन काल। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस, अब इसकी परिभाषा समझिए। सेल्फ प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसको वो कंपनी जारी करती हैं जिनको अमूमन एक बार से ज्यादा बार एक साल के अंदर सिक्योरिटीज जारी करनी होती हैं।
सेल्फ प्रोस्पेक्टस के माध्यम से उन्हें बार बार प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की जरूरत नहीं होती। यानी सेल्फ प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है जिसका जीवन काल लंबा होता है, ये 1 साल तक का होता है। अगर आपने एक बार सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया है तो आप 1 साल के अंदर मल्टीपल टाइम सिक्योरिटीज को इशू कर सकते हो बिना कोई नया प्रोस्पेक्टस इशू किए। तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस में बार बार आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती। आपने एक बार प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, अब इसकी वैलिडिटी 1 साल की होगी। 1 साल के अंदर आप एक से ज्यादा बार अपनी सिक्योरिटीज जारी कर सकते हैं बिना बार बार प्रोस्पेक्टस इशू किए हुए। लेकिन अब जैसे मान लेते हैं कि आपने पहली बार सिक्योरिटी जारी किया, 6 महीने बाद आप फिर दोबारा सिक्योरिटी जारी कर रहे हो, तो आपको सेल्फ प्रोस्पेक्टस आपने इशू किया था, आपको दोबारा प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हो सकता है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ में कोई चेंज आया हो, और अगर फाइनेंशियल हेल्थ में कोई चेंज आया हो या ऐसा कोई चेंज आया हो जिससे इन्वेस्टर्स के हितों पर प्रभाव पड़ेगा, तो वो इन्वेस्टर्स को जानना जरूरी है ना। अब आप प्रोस्पेक्टस तो इशू करोगे नहीं तो इन्वेस्टर्स को पता कैसे चलेगा। इसलिए सेबी की गाइडलाइन है कि सेल्फ प्रोस्पेक्टस में आपको बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी आप नई सिक्योरिटी जारी करेंगे या सिक्योरिटी बाजार में जारी करेंगे तो आपको मेमोरेंडम ऑफ इंफॉर्मेशन उसके साथ अटैच करना पड़ेगा, और उसमें अगर कोई परिवर्तन आए तो वो इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। क्लियर है इतनी बात? तो आपको बार बार प्रोस्पेक्टस तो जारी करने की जरूरत नहीं, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ इंफॉर्मेशन आपको इशू करना जरूरी होता है। तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें आपने अगर एक बार जारी कर दिया है तो 1 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है। 1 साल के अंदर आप बिना नया प्रोस्पेक्टस इशू किए बार बार सिक्योरिटीज अपनी इशू कर सकते हैं। केवल आपको उस केस में मेमोरेंडम ऑफ इंफॉर्मेशन ही जारी करना होता है। सेल्फ प्रोस्पेक्टस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर होता है जो 1 साल में एक से ज्यादा बार सिक्योरिटी जारी करते हैं, जैसे बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लार्ज कैप जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इसको इशू करती हैं। ठीक है, सेक्शन 31 इसकी चर्चा करता है। अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इज अ टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस दैट अलाउज सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनीज टू इशू सिक्योरिटीज टू द पब्लिक इन मल्टीपल ऑफरिंग्स विदाउट द नीड टू इशू अ फ्रेश प्रोस्पेक्टस ईच टाइम। तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जो सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज को ये अलाउ करता है कि वो पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज जारी कर सकती है मल्टीपल टाइम, मल्टीपल ऑफरिंग्स दे सकती हैं बिना कोई फ्रेश प्रोस्पेक्टस हर बार जारी किए। तो हर बार आपको फ्रेश या नया प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत इसमें नहीं होती। इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर कंपनीज दैट प्लान टू रेज कैपिटल फंड्स फ्रीक्वेंटली थ्रू सिक्योरिटीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये उनके लिए ज्यादा बेहतर होता है जो एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक से ज्यादा बार सिक्योरिटी जारी करके फंड रेज करना चाहती हैं, सेविंग देम फ्रॉम द रिपीटेटिव प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग अ न्यू प्रोस्पेक्टस फॉर एवरी इशू। अब उनको जरूरत नहीं कि हर बार वो नया प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट करें, तो इस प्रक्रिया से वो बच जाती हैं। सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द सेल्फ प्रोस्पेक्टस। अ सेल्फ प्रोस्पेक्टस मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड अप्रूव्ड बाय सेबी बिफोर इट कैन बी यूज्ड। इसको आरओसी के पास आपको रजिस्टर करना पड़ता है। सेल्फ प्रोस्पेक्टस सेबी से अप्रूव्ड होता है। इट रिमेन्स वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट ऑफरिंग। और ये कब तक वैलिड रहता है? जब आप अपनी फर्स्ट ऑफरिंग करते हैं वहां से 1 साल तक की इसकी वैलिडिटी होती है। 1 साल के अंदर आप बिना नया प्रोस्पेक्टस जारी किए एक से ज्यादा बार सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डीम्ड प्रोस्पेक्टस। डीम्ड प्रोस्पेक्टस को डिफाइन किया गया है इंडियन कंपनीज एक्ट सेक्शन 25 के अंतर्गत, 2013 वाला जो कंपनीज एक्ट है। क्या होता है भैया डीम्ड प्रोस्पेक्टस? डीम्ड का मतलब होता है कि ऐसा माना जा रहा है, उसको वैसा ही ट्रीट किया जा रहा है। तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्रोस्पेक्टस के रूप में जारी किया जा रहा है या जिसको प्रोस्पेक्टस माना जा रहा है, ऐसे सारे प्रोस्पेक्टस डीम्ड प्रोस्पेक्टस माने जाते हैं। जैसे अगर आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दिया और आपको एडवर्टीजमेंट देने का उद्देश्य ये था कि आप पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी को परचेज करने के लिए, तो वो भी आपका प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। तो कोई एडवर्टीजमेंट हो गया, कोई नोटिस हो गया, कोई सर्कुलर हो गया, ये सारे के सारे जो प्रोस्पेक्टस के रूप में ही जारी किए जा रहे हैं जिनका उद्देश्य है पब्लिक को इन्वाइट करना, वो सब के सब प्रोस्पेक्टस ही समझे जाएंगे। उन्हीं प्रोस्पेक्टस को हम क्या कहते हैं? डीम्ड प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस का मतलब ऐसे सारे डॉक्यूमेंट जिनका उद्देश्य है पब्लिक को इनवाइट करना, चाहे नोटिस हो गया, चाहे कोई सर्कुलर हो गया, चाहे कोई एडवर्टीजमेंट हो गया, कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट हो गया जिससे आप पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं, तो वो सब प्रोस्पेक्टस ही माने जाएंगे। देखिए, अ डीम्ड प्रोस्पेक्टस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 refers to a document that is treated as a prospectus। ऐसे सारे डॉक्यूमेंट जिनको प्रोस्पेक्टस की तरह ही ट्रीट करते हैं, इवन दो इट माइट नॉट बी डायरेक्टली इशूड बाय द कंपनी ऑफरिंग सिक्योरिटीज। जबकि अगर चाहे ये डायरेक्टली उस कंपनी के द्वारा इशू नहीं किए जा रहे जो कंपनी सिक्योरिटी को जारी करे। कई बार क्या होता है कि हम अपनी सिक्योरिटी को किसी थर्ड पार्टी से या किसी इंटरमीडिएटर से अपनी जारी करवा रहे सिक्योरिटीज, तो वो ऐसी जो है एडवर्टीजमेंट या नोटिस वो सब जब जारी करते हैं तो उनको डीम्ड प्रोस्पेक्टस ही माना जाता है। ठीक है। When a company does not issue a formal prospectus but it still offers securities to the public through intermediaries, such as in case where existing shareholder or third parties sell shares
to the public, the document associated with such is offer is considered deemed prospectus। क्या कहा जा रहा है, ये ऐसे केस में जब कोई कंपनी फॉर्मल प्रोस्पेक्टस नहीं जारी कर रही या थर्ड पार्टी से अपने प्रोस्पेक्टस को इशू करवा रही है, तो वो क्या करती है, ऐसे डॉक्यूमेंट को इशू करती है जिनको प्रोस्पेक्टस के रूप में ही ट्रीट किया जाएगा और वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस माने जाते हैं। दिस प्रोविजन इंश्योर दैट ऑल पब्लिक ऑफर्स आर सब्जेक्ट टू द सेम ट्रांसपेरेंसी एंड रेगुलेटरी स्क्रूटनी as those that involve a formal prospectus issued by the companies itself। section 25 of the companies act 2013 deals with it। section 25 इसके लिए डील करता है। ये प्रोस्पेक्टस लाया इसलिए गया कि अगर थर्ड पार्टी भी प्रोस्पेक्टस को जारी करे तो उसमें भी ट्रांसपेरेंसी हो, कम से कम एक प्रोस्पेक्टस के रूप में जो जारी किया जा रहा है उसको प्रोस्पेक्टस के रूप में ट्रीट किया जाएगा। तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस का मतलब प्रोस्पेक्टस के रूप में जो चीजें जारी की जा रही वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस कहलाता है। अब एक आखिरी प्रोस्पेक्टस है जिसको हम कहते हैं अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। अब ये जो अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस है भैया, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ये सेक्शन 33 इसको डील करता है इंडियन कंपनीज एक्ट का। अब अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस होता क्या है? अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस का अगर हम आसान भाषा में, बोलचाल की भाषा में अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब होता है समरी प्रोस्पेक्टस। ये पूरा प्रोस्पेक्टस इतना लेंदी नहीं होता, मतलब इसमें जो लीगल इंफॉर्मेशन या जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती है वो शामिल नहीं होती, लेकिन ऐसी सारी इंफॉर्मेशन शामिल होती है जो किसी इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रभावित कर सकता है। तो सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह इसमें शामिल होगी, क्वांटिटी, शेयर की प्राइस, ये सब शामिल होगा। लेकिन जो लीगल जो इंफॉर्मेशन होती है, जो लंबी इंफॉर्मेशन होती है, जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती है, वो इसमें शामिल नहीं होती। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि समरी है ये इंफॉर्मेशन इसका, प्रोस्पेक्टस का। देखिए प्रोस्पेक्टस एक बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, 400-500 पेज का डॉक्यूमेंट होता है। अब उसको हर एक इन्वेस्टर नहीं पढ़ पाएगा, तो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो बहुत एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करते समय जानना ही जानना चाहिए, बस उन्हीं चीजों को इसमें शामिल किया जाता है। इसीलिए इसको हम समरी प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो प्रोस्पेक्टस की जो समरी है वो कहलाता है अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। अब सेबी की गाइडलाइन है कि जब भी आप आईपीओ का नया कोई एप्लीकेशन जारी करेंगे तो उसके साथ ही अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस अटैच करना जरूरी होता है। कम से कम आप इंपॉर्टेंट एसेंशियल इंफॉर्मेशन सारे इन्वेस्टर्स को दे। अगर आप कंप्लीट प्रोस्पेक्टस वो नहीं ले रहे हैं, मतलब नहीं उन तक जा रहा है, तो समरी प्रोस्पेक्टस उन तक पहुंचना आवश्यक होता है। तो ये समरी प्रोस्पेक्टस है जिसमें लीगल, टेक्निकल, जो लंबी इंफॉर्मेशन है वो नहीं शामिल होती, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट, सारी एसेंशियल इंफॉर्मेशन शामिल होती है। तो अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस एक समरी प्रोस्पेक्टस माना जाता है, ये समरी प्रोस्पेक्टस होता है। देखिए सेक्शन 33 इसको डिफाइन करता है। एंड अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इज अ कंडेंस्ड वर्जन ऑफ फुल प्रोस्पेक्टस। ये फुल प्रोस्पेक्टस से एक छोटा वर्जन होता है, कंडेंस्ड वर्जन होता है, दैट कंटेन्स द एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टर नीड्स टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन बिफोर अप्लाइंग फॉर द सिक्योरिटीज। ऐसी सारी एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो इन्वेस्टर्स को जानना चाहिए इंफॉर्मेशन अपनी इन्वेस्टमेंट करने के पहले। इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड अ समरी ऑफ द कंपनीज की डिटेल्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड द रिस्क एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट विदाउट द एक्सटेंसिव लीगल एंड टेक्निकल डिटेल्स फाउंड इन द फुल प्रोस्पेक्टस। तो इसमें जो फुल प्रोस्पेक्टस में लीगल, टेक्निकल डिटेल होती है वो नहीं होता, लेकिन बाकी सारी इंफॉर्मेशन, कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रिस्क कितना है, ये सब इसमें शामिल होता है। द आइडिया इज टू मेक द इंफॉर्मेशन मोर एक्सेसिबल एंड ईजियर फॉर इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड। सेक्शन 33 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद इट। इसका आइडिया यही था कि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो एक्सेसिबल हो, वो सब तक पहुंच पाए। क्योंकि भैया 400-500 पेज तो आप पढ़ने बैठोगे नहीं, लेकिन अगर वो 15-20 पेज का आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाए तो वो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। तो एक समरी प्रोस्पेक्टस के रूप में इसको देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, if a company is raising fund through a public issue of shares, it must attach an abridged prospectus with every application for described to potential investors। तो यहां पर कहा जा रहा है भैया कि जो भी कंपनी आईपीओ जारी करेगी, नए शेयर्स अपने इशू करेगी, उस एप्लीकेशन के साथ उसको अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस अटैच करना जरूरी होता है। और ये सेबी की गाइडलाइंस भी है कि आपको अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस वहां पर अटैच करना आवश्यक होता है। ये 4 प्रोस्पेक्टस हैं जो आपके सिलेबस में, जिन पर मैंने आपसे विधिवत बातचीत की। अगर आप इस पूरी क्लास को इत्मीनान से देख रहे हैं तो आपको अब किताब से ये पर्टिकुलर यूनिट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैंने वो पूरी की पूरी यूनिट आपको यहां पर बता दी है, सारा कंप्लीट कर दिया। आज हम लोगों ने देखा कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 में क्या डिफाइन किया गया है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग, सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 25 में डीम्ड प्रोस्पेक्टस की बात की गई, सेक्शन 33 में बात की गई अब्रिज्ड यानी समरी प्रोस्पेक्टस की। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। कल आपसे मेरी मुलाकात होगी एक नए मुद्दे पर, नए विषय पर बात करने के लिए। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। नहीं अगर शुरू की है तो शुरू कर दीजिए, अब आप देर कर रहे हैं, क्योंकि समय अब धीरे धीरे एग्जाम को बहुत नजदीक आ रहा है। आप अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए महापैक्स में आ सकते हैं। महापैक आपके लिए 3 वैलिडिटी में, 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ। महापैक में आपको सारे रनिंग बैचेस, जितने भी अपकमिंग पेड बैचेस होते हैं, उन सबका एक्सेस आपको इसी कॉस्ट में मिलेगा। आपको अलग से कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं। प्लस इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्टिव पेपर की भी क्लासेस मिलती हैं। आपको पता है कि 4 कंपलसरी पेपर के अलावा
आपको एक इलेक्टिव पेपर भी देना होता है सीआईबी में, तो इलेक्टिव पेपर की क्लासेस में इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। सीआईबी फाउंडेशन 2.2 बैच आपके लिए फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल नया बैच है, ये लॉन्च कर दिया गया है। एमसीक्यूज बैच भी हम आपके लिए बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको यहीं से देते रहेंगे। अगर आप में से किसी का सिंगल सब्जेक्ट ही रुका हुआ है, कोई एक विषय रुका हुआ है कंपलसरी पेपर में से, आप सिर्फ एक विषय सब्सक्राइब करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इलेक्टिव पेपर की अगर हम बात करें तो 4 इलेक्टिव पेपर हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सेंट्रल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और रूरल बैंकिंग। अगर आप महापैक लेते हैं तो महापैक में आपको ये इलेक्टिव पेपर अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, मैं आपके सीआईबी में 2 पेपर डील करता हूं। एक आपका लास्ट कंपलसरी पेपर है बीआरबीएल और एक इलेक्टिव पेपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इन दोनों पेपर्स पर मेरी आपसे बातचीत होती है। तो इन दोनों पर कोई भी सवाल आपका है, आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, इस ग्रुप से जुड़कर। क्यूआर कोड को स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो सिंपली आप टेलीग्राम पर सर्च करें आशीष सर जीआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ डिस्कशन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।